नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एपीओ मेंस और आरएस मेंस और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले मुहावरे और उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना हम सीख रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम वापस शुरू करेंगे और मुहावरों का अर्थ, महत्वपूर्ण मुहावरे, उनका अर्थ और साथ में उनका क्या वाक्य में प्रयोग, ये दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए। जो मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना सीख जाता है, वो कैसे भी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर अगर परीक्षा देता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आती है। साधारणतः वो सीधा ही देखेगा, विकल्प देखते ही पहचान जाएगा कि इस मुहावरे का ये अर्थ होता है और इस प्रयोग का ये मुहावरा होता है, तुरंत पहचान जाएगा। आजकल परीक्षा में क्या करते हैं, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके पूछते हैं कि सही मुहावरा इनके लिए कौन सा है। तो फिर उसका तरीका अलग है। उसका तरीका कैसे होगा कि जैसे वाक्य में प्रयोग किया होगा और वो पूछेंगे सही मुहावरा कौन सा है, तो फिर ये विकल्प दे देंगे मुहावरे के। दो तरीके से पूछ सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन मुहावरों का अर्थ और क्या कर रहे हैं, वाक्य में प्रयोग। तो देखो, अब इनका अर्थ जानेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे। बता दूं, इसमें दो ऊपर मुहावरे दे रखे हैं। पहले हम दो का वाक्य में प्रयोग करेंगे, पहले का करेंगे, फिर हम दूसरे का करेंगे और फिर हम तीसरी चौथे का यहां करेंगे वाक्य में प्रयोग। तो मैं पहले का कर रहा हूं वाक्य में प्रयोग, एक नंबर लगा लीजिए ऐसे, यानी एक नंबर का वाक्य में प्रयोग कर रहा हूं। वो कौन सा है, बिग्गी बिल्ली बनना, यानी शांत और सहमे हुए रहना। ठीक है। अब इनका कैसे प्रयोग करेंगे कि बिग्गी बिल्ली बन गया, हम वाक्य में अर्थ अर्थ तो जान गए, लेकिन मोहन जो है बाहर तो बहादुर है, लेकिन घर पे आते ही वो पत्नी के सामने बिग्गी बिल्ली बन जाता है। ये भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे प्रयोग करेंगे, जैसे देखो कि मोहने घर के बाहर घर के बाहर तो बहादुर बनता है, बहादुर बनता है, लेकिन लेकिन पत्नी के सामने सामने पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, भीगी बिल्ली बन जाता है, बिल्ली बन जाता है। तो ऐसे अपन प्रयोग करेंगे। भीगी बिल्ली बन जाता अर्थ क्या है, शांत व सहमे हुए रहना। यानी किसी विरोधी के सामने या कोई अपने को प्रेशर करता है, उसके सामने शांत और सहमे रहते हैं, तब ये मुहावरा आता है। इसका ऐसे वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि मोहन के घर आते ही, या मोहन घर के बाहर तो क्या बनता है, बहादुर बनता है, लेकिन पत्नी के सामने वो बिग्गी बिल्ली यानी बन जाता है, यानी शांत हो जाता है। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब ये पहले का वाक्य में प्रयोग है, प्रयोग करेंगे किसका, दूसरे का। इसका कैसे करेंगे, मन के लड्डू खाना। तो इसमें ऐसे करेंगे, मन के मन के लड्डू खाना। देखो, मन के लड्डू खाना, इसका मतलब मन ही मन में खुश होना। कई बार हम मन के लड्डू खाते हैं, यानी मन ही मन में क्या रहते हैं, खुश रहते हैं और करते कुछ नहीं। तो कहते हैं कि खाने से मन के लड्डू खाने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मन के लड्डू खाने से कुछ नहीं होता है, सफलता के लिए मेहनत करो, सफलता के लिए मेहनत करो। ऐसे आएगा, मेहनत करो। ऐसे प्रयोग करेंगे कि मन के लड्डू खाने से कुछ नहीं होता है, सफलता के लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे वाक्य प्रयोग। उसके बाद दो वाक्य में प्रयोग कर दिए, उत्तर करोगे तो आप प्रयोग करके उत्तर नंबर 2 में लिखेंगे। ये 2 का हो गया, यानी 2 हमारे पूर्ण हो गए। अब चलते तीसरे का, यानी मुट्ठी गर्म करना। तो देखो, मुट्ठी गर्म करना वाक्य में प्रयोग करें, पहले अर्थ जानेंगे। इसका अर्थ क्या होता है कि रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना। ठीक है। सरकार सरकारी, आज सीधा लिख लो चाहिए, आजकल आजकल काम करवाने के लिए
करवाने के लिए सरकारी कर्मचारी की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है, ऐसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। क्योंकि सरकारी कर्मचारी की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है, तब काम में समय पर हो पाता है। ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, आजकल काम करवाने के लिए सरकारी कर्मचारी की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है, यानी उसको क्या देनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये किसका हो गया, 3 नंबर का। ये किसका करना है, ये 3 नंबर का लिखा मैंने, 4 नंबर का अभी बाकी है। मुट्ठी गर्म करना है, रिश्वत देना, ये अभी 3 नंबर का किया हमने। 3 नंबर का लगा करके वाक्य में प्रयोग कर दिया। ठीक है, आप इसको आगे पीछे कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कि सरकारी कर्मचारियों से काम करे या सरकारी अधिकारियों से, ठीक है, काम करवाने के लिए उनसे सरकारी अधिकारियों से काम कराने के लिए मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है, तब जाके काम समय पर होता है। ऐसे आप वाक्य में प्रयोग करें। तो तीसरा वाक्य में प्रयोग हो गया। अब तीसरे के बाद चौथा वाक्य में प्रयोग करेंगे। चौथा कैसे करेंगे देखना, चौथे का भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। उसको कैसे करना है, तो प्रयोग वैसे ही लगाएंगे, उत्तर नंबर लिख देंगे या प्रयोग लिख देंगे। प्रयोग कर रहे हैं 4 नंबर, और प्रयोग करेंगे तो राई का पहाड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को व्यर्थ ही बढ़ाना। ठीक है, छोटी सी बात को व्यर्थ ही बढ़ाना। इसको ऐसे प्रयोग कर दें कि परीक्षा का पेपर की झूठी अफवाह, परीक्षा पेपर के लीक की झूठी अफवाह फैलने से लोगों ने राई का क्या बना दिया, पहाड़ बना दिया। ठीक है, तो परीक्षा का पर्चा आउट होने की पहाड़ बना दिया, राई का क्या बना दिया, पहाड़ बना दिया। इसको ऐसे लिख देते कि मान लीजिए जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तब हिंदू मुस्लिम करके लोग राई का पहाड़ बना देते हैं। तो ऐसे भी हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। रोंगटे खड़े होना, यानी भय से रोमांचित होना। इसका कैसे प्रयोग करेंगे वाक्य का प्रयोग, तो उत्तर नंबर हम लिख रहे हैं किसका, 5 का, रोंगटे खड़े होना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि मैं रास्ते पर चल रहा था, अचानक सामने शेर आ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे प्रयोग करेंगे। तो मैं चल रहा था, सीधा लिख देंगे मैं चल रहा था, तो अचानक सामने शेर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, खड़े हो गए। एक तो ये हो गया। अब आप दूसरा प्रयोग करना चाहते हैं कि मैं मान लो गिर के जंगलों में गया, वहां शेर देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसी जंगल का नाम ले लीजिए आप, वहां हो सकता है अचानक मान लो सांप आ गया तो रोंगटे खड़े हो गया, शेर आ गया तो रोंगटे खड़े हो गए। इस प्रकार से वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मुझे लगता नहीं है कि आपको ऐसे वाक्य प्रयोग करने में कोई दिक्कत आपको आएगी। आगे बढ़ते हैं। और देखो 6 नंबर का जो मुहावरा है, लकीर का फकीर होना, यानी मुहावरे का आप पहले तो अर्थ देखें कि लकीर का फकीर होना किसे कहते हैं, पुरातन पंथी होना, यानी जैसा चल रहा है वैसे पर ही क्या कर लेना, रह जाना, उसको कहते हैं लकीर का फकीर होना, यानी जैसा है वैसा ही चलने देना। बहुत बार बोलते हैं कि मोहन के पिताजी कोई नया काम नहीं करते थे, लेकिन मोहन ने क्या किया, बिजनेस खोल दिया, इसलिए उनके पिताजी क्या थे, लकीर के फकीर थे। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं देखो,
वाक्य में प्रयोग। तो ऐसे करेंगे, मोहन के पिताजी पिताजी सदैव लकीर के फकीर थे, इसलिए 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 वह कुछ इसलिए वे कुछ नया नहीं करते थे। ऐसे प्रयोग करें, इसलिए कुछ वो नया नहीं करते थे, यानी जैसा है वैसे ही चलने देखिए। अगला प्रयोग देखिए 7 नंबर का, वह प्रयोग मुहावरा देखिए कि लट्टू होना किसी पर रीझना। इसमें कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं कि रमेश की, दो वाक्य प्रयोग करेंगे कि एक से ऐसे कह सकते हैं कि रमेश की सगाई क्या हो गई, वो लट्टू हो गया अपनी मंगेतर पर। या ऐसे बोल सकते हैं रमेश ने गाड़ी क्या खरीद ली, वह उस पर लट्टू हो गया। ठीक है, तो रमेश की सगाई क्या हो गई, वह अपनी मंगेतर पर लट्टू हो गया। ऐसे प्रयोग करेंगे। या गाड़ी वाला उदाहरण ले लेंगे कि भी रमेश ने गाड़ी क्या खरीद ली, वह गाड़ी पर तो लट्टू ही हो गया, यानी उस पर क्या हो गया, रीझ गया। अगला है कि लुटिया डुबोना, मुहावरा है लुटिया डुबोना। 7वां कर लिया। 8वां देखो, लुटिया डुबोना यानी बर्बाद करना। बहुत अच्छा मुहावरा है, कई बार बहुत बार आ गया परीक्षा में कि उन्होंने बर्बाद कर दिया। जैसे मान लीजिए प्रयोग कर रहे हैं कि देश में विकास की संभावनाएं बहुत थी, विकास की संभावनाएं बहुत थी, लेकिन राजनेताओं ने लुटिया डुबो दी। नेताओं ने लुटिया डुबो दी। अब इससे समझ में आ रहा है कि मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है। इस वाक्य का प्रयोग कर दिया तो कौन सा मुहावरा हो सकता है, या अर्थ क्या हो सकता है कि देश में विकास की संभावनाएं बहुत थी, लेकिन विकास हुआ ही नहीं। लेकिन राजनेताओं ने क्या किया, लुटिया डुबो दी, इसका मतलब बर्बाद कर दिया, यानी विकास हुआ ही नहीं। तो ऐसे प्रयोग हम कर सकेंगे। 9वां देखो, सब्ज बाग दिखाना। ये तो प्रसिद्ध है ही कि जब चुनाव आते हैं तो राजनेता सब्ज बाग दिखाते हैं, जीतने के बाद वो वापस मुड़कर भी नहीं देखते। ऐसा प्रयोग करेंगे कि चुनाव आने पर प्रयोग कैसे करेंगे, चुनाव आने पर नेता सब्ज बाग दिखाते हैं। सब्ज बाग दिखाने यानी झूठे आश्वासन दिखाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वापस से मुड़कर भी नहीं आते, नहीं आते। ऐसे प्रयोग कर देंगे। और ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं कि चुनाव आने पर राजनेता घर घर जाकर क्या करते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, यानी झूठे आश्वासन देते हैं। ऐसे भी प्रयोग करेंगे। तो वाक्य प्रयोग में हम लगातार बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत आ नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि इसमें अर्थ के साथ साथ आप वाक्य प्रयोग करना सीख रहे हैं। अब आप एक बार ऐसे वाक्य प्रयोग करना देख लेंगे नहीं, फिर आप अन्य वाक्य प्रयोग करना भी एकदम सुविधा अनुसार सीख जाएंगे। आपकी बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, आप एकदम साधारणतः वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं।
कि जरूरी नहीं है कि ये जो राजनेता इसलिए करें कि सबसे वो चुनाव आते झूठ बोलते हैं, तो ये ऐसे प्रयोग कर दिया। कुछ ऐसे जो प्रयोग होते हैं जिनमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ सर्वनाम संज्ञा कैसे भी प्रयोग आप कर सकते हैं, और करने पर क्या हो जाएगा, वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। देखो 10वां मुहावरा जो है उस पर देखना कि सांप सूंघना मुहावरा है। यानी सांप सूंघना वैसे तो सामान्य अर्थ तो है सांप सूंघ गया ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये मुहावरे में दिया गया है तो सांप सूंघने का अर्थ है सहम जाना। क्या होना, सहम जाना। कैसे प्रयोग करेंगे, देखो कि सड़क पर प्रयोग देखना, सड़क पर जोरदार धमाके से वहां खड़े लोगों को सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया। ये ऐसे प्रयोग करना है। इसका मतलब सहम जाना, घबरा जाना, कि सड़क पर जोरदार धमाके से और वहां खड़े लोगों को सांप सूंघ गया, यानी वो सहम गए। या शहर में बम धमाके से शहरवासी क्या हो गए, शहरवासियों को सांप सूंघ गया। कैसे भी हम प्रयोग करेंगे। सिर धुनना, सिर उठाना यानी विरोध प्रकट करना। देखो सरकार से भर्ती निकालने का इंतजार करते रहे लेकिन सरकार ने वादा नहीं निभाया तो क्या हुआ, तो एक एक करके क्या किया सबने, एक एक करके सबने सिर उठा लिए। सबने क्या उठा लिए, सिर उठा लिए। सबने क्या किया, भी सरकार से भर्ती निकालने का इंतजार करते रहे कि सरकार भर्ती निकालेगी, लेकिन भर्ती नहीं निकाली सरकार, वादे नहीं निभाया, तो सबने एक एक करके क्या कर लिया, सिर उठा लिया, यानी विरोध प्रकट करने लग गए। ये सटीक रहता है। मान लो किसी का विरोध करते हैं तब कोई, मान लीजिए और भी प्रयोग कर सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की मांग नहीं मानी गई और इसलिए सरकारी कर्मचारियों ने क्या कर लिया, सरकार के विरुद्ध सिर उठा लिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। सिर मुंडाते ओले पड़ना, ये आरजेएस में भी आ चुका है, कई बार मुहावरे जेलों में भी आ चुका है। तो सिर उठाते ओले पड़ना, इसका अर्थ क्या है, देखो कि कार्य शुरू करते ही व्यवधान आना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, कार्य शुरू करते ही व्यवधान आना। जैसे मान लीजिए उसने एक अपनी फैक्ट्री शुरू की, अपनी फैक्ट्री शुरू करते ही नुकसान हो गया, शुरू करते ही घाटा लग गया तो उसके सिर मुंडाते ही ओले गिर गए, सिर मुंडाते ही ओले गिर गए। अब ये बात समझ गए कि भी कहना क्या चाह रहा है। सिर मुंडाते ही ओले गिर गए यानी काम शुरू किया था कि घाटा लग गया, घाटा लगना है कि ओले गिरना, नुकसान होना, इतने में क्या हो गया, घाटा लग गया, तो सिर मुंडाते क्या पड़ गए, ओले पड़ गए। वैसे ही बात जैसे सिर मुंडाते ओले गिरना, ऐसे भी प्रयोग करेंगे।
कि वैसे ही हुआ जैसे सिर मुंडाते ओले गिरना। तो ऐसा नहीं कि सिर मुंडाया कि ओले गिर गए ऊपर, ओले गिरने का मतलब नुकसान हुआ है। तो काम शुरू किया, जैसे ही मुंडाया ओले गिर गए, यानी काम शुरू किया घाटा, उसी समय क्या लग गया, शुरू करते ही घाटा लग गया। फिर ऐसा लगा जैसे सिर मुंडाते ओले गिरना। हथेली पर सरसों उगाना, ये प्रयोग भी हम करते हैं। हथेली पर सरसों उगाना, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का काम करना है, तो हम कहते हैं कि ये बिल्डिंग आप 10 दिन में पूरा करना चाहते हैं, तो भाई आप तो हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये बिल्डिंग क्या हो जाए, 10 दिन में पूरी हो जाए, तो आप तो क्या चाहते हैं कि इस हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं। इसका ऐसे प्रयोग करें कि इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी इमारत का काम 10 दिन में कैसे होगा, 10 दिन में कैसे होगा, 10 दिन में 10 दिन में कैसे पूर्ण होगा, कैसे पूर्ण होगा। आप तो हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं, हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं, सरसों, हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं, ऐसे प्रयोग कर लेंगे। सड़क का ले लेंगे, रेल लाइन का ले लेंगे कि भाई इतनी लंबी रेल लाइन का बिछाने का काम है, 10 दिन में कैसे पूरा होगा। आप तो हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले तो आपको उनका अर्थ फिर वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे ऐसे वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो आप नोट कर लें जरूर, आपके समझ में आ जाएगा। मैंने कहा है कि सड़क पर जोरदार धमाका होने से गांव के लोगों को सांप सूंघ गया, वहां खड़े लोगों को सांप सूंघ गया। ठीक है, ऐसे और भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि बम धमाका होने से शहर में शहरवासियों क्या सूंघ गया, सांप सूंघ गया। बहुत सारे हम वाक्य का प्रयोग किसी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर अगर एक बार देखोगे तो आपको आने लग जाएगा। फिर आप कहते हो कई बार कि सर ये भूल जाते हैं। अब भूल जाते हैं जिसका मतलब याद ही नहीं है, भूलोगे नहीं आप ये टुकड़ों में याद करें। जैसे आपको टुकड़ों में बताते आ रहे हैं कि लगभग 60-70 ये जो मुहावरे हो जाएंगे, इनको आप टुकड़ों में याद करें। 50-60-70 जितने भी है, जितने करें उतने अच्छे करें, बस जितने करें उतने अच्छे करें और सरल से ही आएंगे, उसको वैसे ही वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग थोड़ा ऐसे अच्छी तरीके से करेंगे तो पढ़ने वाला, एग्जामिनर जो चेक करने वाला, उनको लगेगा कि हाँ इनकी समझ तो है। वो समझ ही जानना चाहते हैं कि आपकी समझ कितनी है, इस मुहावरे को लेकर आपकी समझ है वो कितनी, यही जानना चाह रहा है वो। तो आप इसमें करते समय आप समझ का प्रयोग करें, फिर वाक्य में प्रयोग करें। आसपास से रटा रटाए वाक्य में प्रयोग नहीं होगा। ऐसे प्रयोग करना सीखेंगे तो आपको ऐसे आने आज ही कर गए। मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसको चाह रहे होगा आप कि आज पूरा कर लें, एक दिन में पूरा करोगे तो वो आधा टॉपिक याद रहेगा। फिर हम बीच में अगर वो टॉपिक याद आएगा कि भी वो टॉपिक पूरा है कि नहीं, तो वो तो आधा याद रहेगा, आधा भी नहीं रहेगा, 40% याद रहेगा। इसलिए एक टॉपिक को आप टुकड़ों में पढ़ लें। टुकड़ों में जैसे ही पढ़े, फिर उससे संबंधित आपका कोई टेस्ट सीरीज है तो वो टेस्ट सीरीज कर लें, या कोई पेपर है तो वो ऑफलाइन पेपर कर लें, ऑनलाइन तो एमसीक्यू कर लें। फिर आपको ये लगेगा कि हाँ ये टॉपिक हमारा अच्छा है, आने लग गया। भूलते नहीं है, भूलते तभी जब हम शुरुआत करेंगे तो एक बार पढ़ते हैं तो भूलते हैं। एक बार पढ़ने से हमारे कम से कम 30% बातें 40% याद रहती है। दूसरी बार जैसे ही पढ़ेंगे तो हमें आंकड़ा चला जाएगा 70-80% के पास। 70-80% बहुत बढ़िया याद रहेगा। और फिर हमें जैसे ही तीसरी बार पढ़ेंगे कोई चीज को, तो हम 90-95 के पास, 100% तो किसी की याद नहीं रहता है, 90-95% के पास चले जाएंगे। तो ऐसे अपने याद करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। कोई भी मान लीजिए आप विषय की तैयारी कर रहे हैं, आरजेएस एपीओ मेंस में कोई भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो उस विषय को लिख करके प्रैक्टिस जरूर करें। कई बार देखने में लगता है कि हाँ ये तो हमें आते हैं, लेकिन आप अगर कोई मुहावरे ले लें, आपको मैं ऑनलाइन मुहावरे दे दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आप करोगे नहीं तब आपको जाके वाक्य में प्रयोग करना आएगा। नहीं तो मन में ही होता है कि हमें वाक्य में प्रयोग करना आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस से आप बहुत ज्यादा सही कर पाओगे।
प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण है। चाहे आरजेएस हो, चाहे वो आपका एपीओ मेंस हो, चाहे आपका आरएस मेंस हो, ये लिखित में आता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। मुहावरे से संबंधित हमारी क्लास एक बार इतनी होगी। अब हम आगे जो है वो लोकोक्तियों की क्लास लेंगे कि लोकोक्तियों की हमें कैसे प्रश्न आते हैं, वो लोकोक्तियां पढ़ेंगे पहले। फिर लोकोक्तियों का पूर्ण होने के बाद जरूरत पड़ेगी, जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा आरएस या एपीओ मेंस का, तो जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, और लोकोक्तियां और मुहावरे ले लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही ध्यान रखें। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर इनमें याद नहीं रहता है कि टॉपिक पढ़े कैसे, तो मैंने कह दिया कि आप टॉपिक को एक साथ मिलाएं नहीं, आप बांट लें उसको। जैसे फर्स्ट ग्रेड में काव्य शास्त्र को दो भागों में बांटे, पाश्चात्य और भारतीय, और व्याकरण को अलग बांट लें, और अभिव्यक्ति और माध्यम को अलग बांट लें, साहित्य इतिहास को अलग बांटे, और फिर आपके आगे चलते हैं गद्य रचनाएं, तो गद्य रचनाओं को अलग बांट लें। गद्य रचनाओं में मुख्य मुख्य लेखक याद करें आप, मुख्य मुख्य लेखक लेंगे, फिर मुख्य मुख्य उनकी रचनाएं लेंगे। सारी याद नहीं होगी। आप ये मन में सोच रहे हैं कि कॉलेज लेक्चर स्कूल लेक्चर लगते हैं तो सारी रचनाएं उनकी याद हो जाती है, सारी नहीं रहती है, और सारे लेखकों की नहीं रहती है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जितनी रहती है वो अच्छी रहती है। फिर वो अनुमान लगा लेते हैं कि ये रचना तो इसकी है, लेकिन ये इसकी तो नहीं है, तो ये ऐसे वो अनुमान लगा लेता है फिर वहां। तो आपको मुख्य मुख्य मैं एक दिन बताऊंगा कि कौन कौन है वो कौन कौन से लेखक मुख्य हैं, कौन कौन से उपन्यासकार है, कौन कौन से कहानीकार नाटककार मुख्य मुख्य है, और वो मुख्य मुख्य नाटककारों के मुख्य मुख्य क्या पढ़ेंगे, उपन्यासों कहानियां नाटक रेखा चित्र संस्मरण पढ़ेंगे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप गद्य विधाओं को भी ऐसे ही लिख लिख कर याद करें, और गद्य विधाएं करेंगे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में, तो आपको अपने दिमाग में एक कोड फेट करना पड़ेगा कि मान लीजिए रामविलास शर्मा की रचना याद करें, तो अपने कोई आसपास के नाम ले ले किसी का कि भी ये रामविलास शर्मा है, इन्होंने ये रचना लिखी, तो उस पर रचनाओं को कोड सेट कर लें। कोड सेट करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ऐसे कोड सेट करेंगे आसपास के एरिया में, परिवार में, तो कि भी ये रचना इन्होंने लिखी है, ये रचना इन्होंने लिखी है, ये रचना इन्होंने लिखी है, फिर आपको याद रहने। फिर प्रैक्टिस मांगते हैं कि टुकड़ों में आप अभ्यास करें। आप जब लगातार अनवरत अभ्यास करेंगे तो आपके हिंदी में गद्य विधाएं भी बहुत शानदार हो जाएगी, और जो गद्य विधाएं जितनी पढ़े उतनी शानदार पढ़े, बाकी छोड़ दी वो छोड़ दी आपने, उसकी मुख्य मुख्य पढ़ ली तो वो शानदार। उसका मैं अलग से आपको एक वीडियो डालूंगा कि गद्य विधाओं को कैसे याद करें, उसका एक अलग से वीडियो डाला जाएगा कि गद्य विधाएं ऐसे याद होगी आपकी। आज के लिए इतना ही है, और अब लोकोक्तियां चलेगी, लोकोक्तियों से संबंधित हमारी अगली क्लास होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।